27 जनवरी 2025 उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया। संविधान सभा में यूसीसी के बारे में चर्चा हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का बहुमत यूसीसी को संविधान में शामिल करने के खिलाफ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जब तक देश में सामाजिक सामंजस्यता पैदा नहीं हो जाती तब तक यूसीसी लागू करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ खास प्रमुख महिला सदस्यों की इच्छा के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह सूचना आई कि यूसीसी को आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट्स में शामिल किया जाए, और तब से संविधान में आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट्स में यूसीसी का प्रावधान है। लेकिन देश की विविधता और समावेशिता को देखते हुए उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है उसमें आदि जाति यानी कि जनजातियों को इस कानून के बाहर रखा। गुजरात सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी कानून को नजर में रख के कानून बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो गुजरात में भी ये हो सकता है कि यहाँ पर जो यूसीसी लागू होगा उसमें से राज्य की आदि जातियां बाहर रही। आर्टिकल 44 के तहत उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 के रोज राज्य में यूसीसी कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था। फरवरी 2024 के रोज इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट और कानून का मुसद्दा, कानून का ड्राफ्ट सरकार को सबमिट किया। 8 फरवरी 2024 के रोज उत्तराखंड विधानसभा में सरकार ने यूसीसी बिल रखा और ये बिल उसी दिन पास हुआ। 8 मार्च 2024 के रोज महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 को मान्यता दी, स्वीकृति दी। 18 अक्टूबर 2024 के रोज इस कानून के तहत नियमावली गठित की गई और 27 जनवरी 2025 के रोज उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 लागू कर दिया गया। करीब ये प्रक्रिया में करीब 2.5 साल का समय बीता और अब 192 पेज 192 पेजेस और 392 सेक्शन यानी धाराएं इस कानून में लागू की गई है। उसे गैजेट में भी प्रसिद्ध कर दिया गया। 4 पार्ट में यह कानून है। पहले पार्ट में विवाह और विवाह विच्छेद यानी मैरिज और डाइवोर्स के बारे में प्रावधान है। सेक्शन 147 1 to 47 इसी के ऊपर है। पार्ट 2 में सक्सेशन है। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, मृतक व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा, इसके बारे में 7 चैप्टर है। सेक्शन 49 से 377 तक सक्सेशन पे है। पार्ट 1 में 1 से 48, 1 से 1 to 48 मैरिज और डाइवोर्स पे है। सेक्शन 49 to 377 सक्सेशन के बारे में यानी कि कुल मिलाकर 328 सेक्शन सक्सेशन के ऊपर है। तीसरे पार्ट में लिव इन रिलेशनशिप है जहां पे 12 सेक्शन है। सेक्शन 378 से लेके 389 तक। और पार्ट 4 में मिसलेनियस यानी अन्य जो डिटेल्स है उसके बारे में 390 से लेकर 392 3 सेक्शन वहां पर। इतना लंबा अध्ययन करना जिसमें वक्त लगता है, जिसके चलते आज 8 दिन के बाद मैं आपके सामने
यूसीसी पे मेरी अपनी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स में क्या आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जहां तक मेरी समझ में जो आता है, न तो मैं लॉयर हूं, न तो मैं इस्लामी शरिया कानून का एक्सपर्ट हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक को जितनी समझ होनी चाहिए उस समझ के मुताबिक जो समझ में आता है वो ये है कि पार्ट 1 में शादी और तलाक के बारे में 1 से 48 1 to 48 जो सेक्शन बनाए गए, उसमें एक तो शादी की उम्र तय कर दी गई है। तो जो लड़की की उम्र होगी वो 18 साल और लड़के की होगी वो 21 साल। इससे कम उम्र की शादी को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वो कानूनी नहीं माना जाएगा। राज्य में जितनी भी शादियां होती है या हो चुकी है, सबका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसी तरह जितने भी डाइवोर्स हो रहे या होंगे उन सब का भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यानी शादी में बाल विवाह का निषेध है। 18 से नीचे की लड़की या 21 साल से नीचे का लड़का जिसका विवाह नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैरिज हो या डाइवोर्स हो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जैसे गुजरात सरकार ने भी यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित की है और ये कमेटी जब अपना रिपोर्ट देगी तो उत्तराखंड सरकार के कानून के मुताबिक ही गुजरात का कानून भी आएगा। दिल्ली के गुजरात भवन में सरकार ने ऑफिस के लिए जगह भी दी है और ये कमेटी अपना काम करेगी। और आज इसीलिए गुजरात के नागरिकों को भी और देश के बाकी के राज्य के नागरिकों को भी यूसीसी को समझना जरूरी है, क्योंकि आज जो उत्तराखंड में कानून लागू किया गया है वो कल गुजरात में भी आएगा, कल महाराष्ट्र में भी आ सकता है, कभी देश के बाकी राज्यों में भी कभी भी आ सकता है। और ये संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट्स में शामिल है। राज्यों को क्या क्या करना चाहिए वो उस मार्गदर्शिका में यूसीसी का समावेश हुआ है। तो आर्टिकल 44 का यूज करते हुए राज्य सरकारें अपने यहाँ यूसीसी अगर लागू करती है, अगर उसे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलती है तो वो कानून बनकर राज्य में लागू हो सकता है। और गुजरात में उत्तराखंड सरकार के यूसीसी कानून के मुताबिक ही कानून आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए भी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 जो लागू किया गया है उसका अध्ययन करना और उसको समझना गुजरात के भी हर एक नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। ये कानून मेरी समझ में न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ की कुछ धाराओं को असर करता है, बल्कि ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को भी असर करेगा। कानून की कुछ सेक्शन को, कुछ धाराओं को या पूरे के पूरे कानून को भी निरस्त कर सकता है और प्रमुख वरीयता यूसीसी को दी जाएगी। स्पेशल मैरिज एक्ट पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि इस कानून के चलते अगर ये कानून लागू होता है तो किन किन कार्यवाही से, कागजी कार्यवाही से या कानूनी कार्यवाही से हर एक नागरिक को गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम इसमें जो आता है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्स। इस कानून के तहत विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। शादी की उम्र इसमें तय कर दी गई है, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, वो भी तय इसमें कर दिया गया है।
किस रिलेशन में शादी होगी और किस रिलेशन में शादी नहीं होगी उसकी एक सूची भी इसमें शामिल है। पार्ट 1 में 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर में कुल मिलाकर 1 से 48 सेक्शन है। पार्ट 2 में सक्सेशन है। सक्सेशन में भी 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में धारा 49 से लेकर धारा 377 तक यानी कुल मिलाकर 328 धाराएं शामिल है। पार्ट 3 में लिव इन रिलेशनशिप, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लिव इन रिलेशनशिप में शुरुआत करते हो, सहवास की जब शुरुआत होती तब भी उसका रजिस्ट्रेशन है, और अगर विच्छेद होता है तो भी उसकी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वहां पर सब कुल मिला के 12 सेक्शन समाविष्ट है। मोटे मोटे तौर पर इतनी चीजें इसमें शामिल है कि अब एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी माना जाएगा। नाबालिग से शादी नहीं हो पाएगी, मानसिक रूप से अस्थिर है तो भी शादी नहीं हो पाएगी, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं है तो भी शादी नहीं हो पाएगी, और विवाह विच्छेद में यानी तलाक में 4 प्रमाण को सामने रखा है, जिसमें पहला है क्रूरता, क्रुअल्टी इन द मैरिज, यानी जो साथ में रह रहे दो में से एक अगर क्रुअल्टी करता है तो वो विवाह विच्छेद का कारक बनेगा। व्यभिचार, 2 में से एक पक्ष एडल्टरी में जाता है तो भी डाइवोर्स के लिए एक बेस बनता है। संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता न होना, ये भी डाइवोर्स का बेस बनेगा। और 2 में से एक ने 2 साल या उससे अधिक समय के लिए किसी को छोड़ दिया है तो वो भी डाइवोर्स का एक बेस बनेगा। लेकिन शादी करने के बाद में, शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 1 साल तक डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन जो करनी होगी या जो भी कार्रवाई करनी होगी वो शादी के, विवाह के 1 साल के बाद में हो सकती है। अब इस कानून में पार्ट 1 में जो शादी और विवाह या लग्न या मैरिज के जो कानून बने उसमें एक चीज, एक नई जिसमें एक सूची जोड़ी गई है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसमें 1 से 37 प्रकार की रिलेशनशिप बताई गई है, जिसमें 34, 35, 36 और 37 में मामा का लड़का या लड़की, मौसी का लड़का या लड़की, चाचा का लड़का या चाची लड़की या फूफी का लड़का या लड़की से शादी करना गैर कानूनी बताएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ये ऐड कर दी गई है कि अगर किसी समाज में ये आमतौर पर अगर इस रिलेशन में शादी होती है तो वो व्यापक रूप से होती है तो उसे माना जाए। लेकिन 1 से ज्यादा शादी या 1 से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप या शादी होते हुए लिव इन रिलेशनशिप रखना या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए शादी करना, ये सब प्रोहिबिटेड है। यानी किसी का भी एक पति या एक पत्नी हो सकती है या एक लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। यानी ये कानून पॉलीगामी और पॉलीएंड्री यानी कि बहुपत्नित्व और बहुपतित्व दोनों को निरस्त करता है, दोनों को गैर कानूनी बताता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 में 1 से 48 जो सेक्शन है तो जो मैरिज और डाइवोर्स के बारे में है, उसे अगर मुस्लिम शरिया लॉ के साथ में मिलाकर देखा जाए तो ये मुस्लिम समाज को कहां असर करेगा। सबसे पहले सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 में एक लिस्ट दी हुई है जिसे प्रोहिबिटेड लिस्ट फॉर मैरिज बताया गया है, जिसमें 1 से 37 रिलेशन ऐसे है कि जिसके साथ शादी नहीं हो सकती।
बाकी के तो सारे कॉमन है, जैसे कि माँ के साथ नहीं हो सकती, दादी के साथ नहीं हो सकती, नानी के साथ नहीं हो सकती, बेटी के साथ नहीं हो सकती है। लेकिन सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 में जो लिस्ट, प्रोहिबिटेड लिस्ट बताया गया है, उसमें 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर और 37 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 में चाचा की लड़की या लड़के के साथ, 35 में फूफी के लड़के के साथ, 36 में मौसी के लड़के के साथ और 37 में मामा के लड़के के साथ में शादी को प्रोहिबिटेड बताया गया है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर किसी समाज में ये आमतौर पे ऐसी शादियां होती हो या व्यापक रूप से समाज में ऐसा देखने में आ रहा हो, तो वो लोग कर सकते हैं। इसके बारे में इस कानून के जो एक्सपर्ट, लॉयर या एडवोकेट होंगे, वो इसमें ज्यादा खुलकर बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन वहां पे जो अल्फाज लिखे गए हैं वो यही है। इसी प्रकार सेक्शन 30 का सब सेक्शन 2 देखें। सेक्शन 30 के सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 में डाइवोर्स लिए हुए व्यक्ति को फिर से शादी करने की इजाजत है। और उसी सेक्शन 30 के सेक्शन 2 में क्लैरिफाई किया गया है। क्या क्लैरिफाई किया गया है? राइट टू रीमेरी अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 में शादी, फिर से शादी करने के अधिकार में इंक्लूड्स द राइट टू रीमेरी द डाइवोर्स स्पाउस। सब सेक्शन 1 में जो रीमेरी, फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया, उसमें उसी व्यक्ति से भी शादी कर सकते हो जिसको पहले डाइवोर्स दिया गया था। यहां पे आगे अल्फाज है विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी शर्त के बिना। किस प्रकार की शर्त का आगे लिखा है? सच एज मैरिंग अ थर्ड पर्सन बिफोर सच रीमैरिज। यहां पे बात हो रही है शरिया लॉ के मुताबिक हलाला की, पति पत्नी अगर तलाक ले लेते और उनको फिर से शादी करनी है, फिर से निकाह करना है, तो जो महिला है उसे किसी थर्ड पार्टी के साथ में पहले शादी करनी पड़ेगी, फिर वो अपनी मर्जी से फिर से तलाक दे दे, उसके बाद में औरत अपने पहले शोहर के पास फिर से निकाह में लौट सकती है। तो ये यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है कि दूसरी शादी उसी व्यक्ति से हो सकती है जिसको आपने डाइवोर्स दिया है, लेकिन कोई कंडीशन इसमें नहीं है। मेरी समझ में यहाँ पर दूसरी 2 चीजें भी आती है कि शादी के लिए शरिया में शर्त क्या क्या है। एक शर्त तो मेहर की है, एक शर्त होती है इद्दत की, खासकर उस महिला के बारे में कि जिसका डाइवोर्स हुआ है या फिर जो विधवा हुई है। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 3 माहवारी बीत जाने के बाद में औरत फिर से निकाह कर सकती है। ये भी एक प्री कंडीशन है। और एक कंडीशन मेहर की है। हलाला के बारे में यहां पर सेक्शन 30 के सब सेक्शन 2 में क्लियर बता दिया गया है। यहाँ पे हलाला शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वहां पे बताया गया कि किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्ति के साथ में मैरिज करने के जो शर्त होती है उसको छोड़ते हुए जिसकी डाइवोर्स हो चुके हैं वो पति पत्नी वापस फिर से शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 चीजें, प्री कंडीशन में तो इज्जत भी आएगी और प्री कंडीशन में हलाला भी आएगा और प्री कंडीशन में मेहर भी आएगी। इसके बारे में ज्यादा खुलकर या क्लियर कट या तो कोर्ट बता सकती है, या तो एडवोकेट बता सकते हैं, या तो फिर इस्लामी शरिया लॉ के जो एक्सपर्ट है वो भी इसके बारे में बता सकते हैं। और जैसे कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 में 34, 35, 36, 37 जिस समाज में चाचा की लड़की या मामा की लड़की या फूफी की लड़की या मौसी की लड़की से शादी करना या लड़के से शादी करना जायज होता है, ये रिवाज के तौर पे, तो वहां पर ये लागू नहीं है। अब यहां पर
जैसे कि मैंने आगे भी बताया, काफी हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारे लॉ को भी ये इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह इस्लामिक शरिया लॉ को भी ये इम्पैक्ट करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये इम्पैक्ट करेगा। और इसके साथ साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, संविधान के सारे जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 25 आता है, इसके साथ भी इसका टकराव होने की संभावनाएं हैं। और आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 जहां पे देश के सभी नागरिकों को एक कानून के अंदर, संविधान के अंदर लाया गया, वहां पे एक एक्स्ट्रा कानून एक राज्य अगर बनाता है तो वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ज्यूरिडिक्शन खड़ा होता है, यानी कि एक अपना अधिकार क्षेत्र राज्य इस मामले में, यानी कि शादी और विवाह के मामले में या सक्सेशन के मामले में या लिव इन रिलेशनशिप में, इसमें राज्य खुद का अपना एक अधिकार क्षेत्र खड़ा कर रहा है। तो आर्टिकल 245 के साथ भी ये टकराता है या नहीं टकराता है, ये आगे चलकर जब कोर्ट या एडवोकेट इसके ऊपर ये टकराव कितना हो सकता है और इसके बारे में क्या राय है, वो कोर्ट में से आ सकती है। और इसीलिए कल उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, नैनीताल हाईकोर्ट में यूसीसी के बारे में 3 याचिकाएं आई, जिसमें एक याचिका एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलमास सिद्दीकी और उनके दोस्त इकराम ने दाखिल की। इनकी याचिका में ये मांग की गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 राज्य के मुस्लिमों को कुरान शरीफ और हदीस के जो आदेश है उसका पालन करने में बाध्यता बनी। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सवाल उठाए गए। ये याचिका पर कल नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साथ में एक सुरेश सिंह नेगी करके है, भीमताल के रहने वाले, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में सवाल उठाया कि इससे निजता का अधिकार नागरिकों जो संविधान के थ्रू मिला उसके ऊपर हमला होता है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को भी सुना। और एक आरुषि गुप्ता है जिन्होंने नागरिक के निजता के अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये कानून असर करता है, इसके बारे में याचिका डाली थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने कल इसके ऊपर सुनवाई की, याचिका को दाखिल किया और अगले 6 सप्ताह में उत्तराखंड सरकार को इसके ऊपर जवाब देने के लिए कहा गया, निर्देश दिया गया। अब सवाल जो सक्सेशन एक्ट दिए गए हैं, जिसमें हिंदुओं के लिए सक्सेशन एक्ट जो बना है वो अलग है, मुसलमानों में शरिया लॉ के हिसाब से ये मिल्कियत का बंटवारा होता है, जिसमें लड़की को एक हिस्सा और लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं। काफी उसमें सेक्शन सब सेक्शन है कि किस कंडीशन में किसको कितना मिलेगा। लेकिन अब यूसीसी 2024 में मृतक व्यक्ति की मिल्कियत का बंटवारा या उत्तराधिकार तय करने के लिए वहां पे जो कानून बनाए गए, जो सेक्शन तय किए गए, उसमें एक हिस्सा माता पिता को, एक हिस्सा पत्नी को और एक हिस्सा बच्चों के लिए कर दिया गया। यानी 33.33%, 33.33% और 33.33% पूरी मिल्कियत के 3 हिस्से, जिसमें एक हिस्सा माँ या बाप या दोनों, एक हिस्सा पत्नी, एक हिस्सा बच्चे, जितने भी बच्चों को उसमें वो हिस्सा बटेगा। शरिया लॉ के हिसाब से लड़के को जितना मिलता है उसका आधा लड़की को मिलता है। अब ये जब अलमास सिद्दीकी और इकराम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने ये याचिका डाली है उत्तराखंड में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में, आरुषि गुप्ता की याचिका है और सुरेश सिंह नेगी की याचिका है। अगले 6 सप्ताह में उत्तराखंड सरकार
इसके ऊपर अपना जवाब रखेगी, कोर्ट अपनी सुनवाई करेगी और कोर्ट इसमें क्या राय बनाती है और क्या जज रूलिंग देती है, ये काफी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हो सकता है तो दो में से एक पक्ष आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसके बारे में सोच विचार करे। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि बाकी राज्यों में जो यूसीसी आ सकता है वहां पर इस कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद में या सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद में काफी ट्रांसपेरेंसी आए। इस वीडियो में मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में मुझे जो समझ में आया वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स में मैंने अपने विचार रखे। इसे आखिरी न समझा जाए, ये मेरी अपनी समझ है। यूसीसी 2024 उत्तराखंड के लिए कोई भी अर्थघटन करने से पहले आप अपने लॉयर से या किसी एडवोकेट से सलाह मशवरा करें। ये जो कुछ भी वीडियो में मैंने कहा ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा है, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स में इसे लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।